ओके, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस काम आया था? सबसे पहले जब ये इंट्रोड्यूस किया गया तो इसने लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया था। बेसिकली आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को समझा सकते हो अगर आप लाइट को पार्टिकल नेचर मानते हो तो। ठीक है, आइंस्टाइन ने दिया था ये और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो कौन से पार्टिकल्स होते हैं लाइट के अंदर? अगर लाइट का हमें पार्टिकल नेचर मानना है तो माना गया कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, या क्वांटाज ऑफ एनर्जी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स। तो फोटॉन्स ही वो पार्टिकल हैं जिनको आप लाइट की तरह ट्रीट करने वाले हो। ठीक है, हुआ क्या था एक्सपेरिमेंटल सेटअप में वो सब हम समझेंगे थोड़ी देर में, पर पहले फोटोन की हर एक चीज क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार मैं क्विक जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स हैं फोटोन के बारे में। सबसे पहली चीज, फोटॉन्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से चलते हैं फोटॉन्स, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। फोटॉन्स के पास कोई मास नहीं होता, रेस्ट मास उनका क्या हो जाता है? जीरो। तो अगर किसी पार्टिकल के पास मास नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसे चार्ज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चार्ज्ड। अब इसके पास मास नहीं है, चार्ज नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूं? इट मूव्स इट मूव्स अनडिविएटेड, यानी बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता है। इट मूव्स अनडिविएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई भी फील्ड हो, कोई फील्ड इसके ऊपर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगा सकती। ये हमेशा लाइट की स्पीड से वैक्यूम के अंदर मूव करेगा, अनडिविएटेड मूव करेगा। हाँ, मोमेंटम होता है क्या इसके पास? बताओ जरा, मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो ऑल्दो इसके पास मास नहीं है, बट photons have momentum, photons have momentum। इसे मैं P से बता देता हूं। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे बताई जाती है? तो एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, उनका आप क्या बता सकते हो? एनर्जी सिंपली बाय hc/λ। यह हमें हमेशा याद रखना है। इजी करने के लिए कैलकुलेशंस को इसी को हम ले लेते हैं, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, या इसी को मैं कहता हूं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, अगर लैम्डा पुट किया जा रहा है नैनोमीटर में तो। ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एच क्या है? एच की वैल्यू भी याद रखनी है आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या वैल्यू थी? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज फोटोन के बारे में क्या थी? वो थी मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो डी ब्रोगली की रिलेशन से हम बता सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ फोटोन जो हो जाता है वो हो जाता है h/λ, या इसी को मैं क्या कह सकता हूं? E/c, जहां E है स्पीड ऑफ फोटोन, सॉरी एनर्जी ऑफ फोटोन। E जहां पे क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। बताओ भाई, तो ये पूरी कहानी है किसकी? फोटोन की। फोटोन के बारे में इससे ज्यादा जानने की आपको कुछ जरूरत पड़ती नहीं है। किसी को कोई डाउट है किसी भी चीज में? नहीं, ठीक है। तो अगली चीज जो चैप्टर आपने पढ़ा था वो पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर।
एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जरा एक बार में अगर हम समझें तो वो इतनी सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर किसी और एनर्जी लेवल 1 में हो, मान लेते हैं n बराबर 1 में है और किसी n बराबर n में जाना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन का जब एक्साइटेशन होगा, यानी वो हायर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर जाएगा, तो एक्साइटेशन के टाइम पर सुटेबल एनर्जी का फोटोन, इज अब्जॉर्ब्ड, है कि नहीं? और सिमिलरली जब वो नीचे आएगा यानी कि डी एक्साइटेशन, उस समय पे क्या होगा? उस समय पे सुटेबल एनर्जी, जो भी एनर्जी गैप है, फोटोन इज रिलीज्ड। उस समय पे फोटोन क्या होता है? रिलीज होता है। सही बोल रहा हूं मैं? इस समय पे फोटोन अगर एब्जॉर्ब हुआ है तो इस समय पे फोटोन क्या होगा? रिलीज होगा। समझ पा रहे हैं? अगर एग्जैक्ट एनर्जी गैप नहीं मिल पाता तो फिर फोटोन क्या करता है? बाहर चला जाता है। ठीक है ना? अच्छा, और हमने क्या देखा था कि किसी भी एटम के अंदर हर एनर्जी लेवल की, हर शेल की कुछ ना कुछ फिक्स्ड एनर्जी होती है। और शेल्स हम कहाँ तक बना सकते हैं? n इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक, जैसे n बराबर 1, n2, n3, n4, और यहाँ ले लेता हूँ मैं n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी क्या ली जाती है? एट n इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज 0। आप मानते हो कि n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी होती है। हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में बैठा हुआ है और इसे आप उतनी ही एनर्जी पॉजिटिव दे दो जितनी इसकी टोटल एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन एटम को क्या कर जाता है? एस्केप कर जाता है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कहते हैं। याद है कि नहीं है? आयोनाइजेशन क्या था? एस्केपिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। बात समझ आ रही है? जैसे इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में होता तो मैं अगर दे दूं +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपके इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हो जाएगी 0। तो उसे कहां जाना पड़ेगा? भाई इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं? बस ये मैक्सिमम चीज थी जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कवर की थी, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी के आगे की कहानी आपको बताता है। यहीं पे मैं अगर जनरली डिस्कस करना चाहूं बस, कि अगर मैंने मान लो 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी होती, तो क्या इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करता? अगर मैंने 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी होती तो क्या जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता? हम ये कह चुके हैं कि फिक्स्ड एनर्जी गैप अगर होगा तभी इलेक्ट्रॉन फोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो बात यही है, अगर आप देते हो एनर्जी ज्यादा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो फिर भी इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे कितनी भी ज्यादा हो। भले आप 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो एटम से बाहर आ चुका है, तो अब उसकी एनर्जी के ऊपर कोई कंस्ट्रेंड नहीं है। n इज इक्वल टू इन्फिनिटी कोई इनफाइनाइट सेपरेशन वाली जगह नहीं है। n इज इक्वल टू इन्फिनिटी ये एटम के दायरे में ही है, दायरे पर ही है। लेकिन एक बार वो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी को क्रॉस कर गया, यानी अब एटम का कोई ऑर्बिट नहीं बचा है और अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन खत्म हो चुका है। एक बार इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी को क्रॉस कर जाता है तो फिर तो वो कितनी भी एनर्जी रख सकता है ना अपने पास, तो जितनी भी एक्स्ट्रा होगी वो लेके उसको आगे बढ़ जाएगा। बात समझ आई? ये चीज अभी और क्लियर हो जाएगी जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे। ठीक है।
देखो जरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे था। तो एक आपके पास ग्लास ट्यूब है, ठीक है ना, इस तरह से। एक आपके पास मेटालिक प्लेट है यहाँ पे, और एक यहाँ पर है, और हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, V वोल्ट की। तो होता क्या है, इसे हम बोल देते हैं कैथोड, और ये हो गया आपका एनोड। ठीक है ना। होता क्या है कि जब आप इसके ऊपर लाइट गिराते हो, लाइट कहने का मेरा मतलब हुआ रेडिएशन को गिराते हो किसी वेवलेंथ लैम्डा की, तो इस मेटेलिक प्लेट के अंदर ढेर सारे एटम्स हैं, और उन ढेर सारे एटम्स में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखा गया कि जब लाइट गिर रही थी मेटेलिक प्लेट के ऊपर, तो कुछ पार्टिकल्स इसमें से बाहर निकल रहे थे, और बाद में फर्दर स्टडी करने पे पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, जो पार्टिकल्स बाहर निकले थे, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स थे। ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो एक्सेलरेट हुए, और एक्सेलरेट होके सामने वाले प्लेट पे जाके पहुंच गए। तो अगर मैं पूछूं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते, तो क्या इस सर्किट में कोई करंट कहलाता? करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, नहीं कहलाता। लेकिन जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले और यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन अगर सामने वाली प्लेट पे पहुंच जाएं, तो ऐसा हो गया कि एक प्लेट का चार्ज दूसरी प्लेट पे पहुंच रहा है, जैसा कि कैपेसिटर में होता था। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो यही फिनोमेना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एज अ रिजल्ट ऑफ फोटॉन्स। तो आपने सिर्फ क्या किया है, फोटॉन्स को गिराया है, जो कि लाइट है, जो कि सूरज से भी हमें मिलती है, उसको एक मेटेलिक प्लेट पे गिराया और एक सर्किट के अंदर क्या प्रोड्यूस कर दिया, करंट प्रोड्यूस कर दिया। इस फिनोमेना को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये फोटोन की मदद से बाहर आए हैं। बात समझ आई? ठीक है। अब बात ये हुई कि ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, एक्सपेरिमेंट हुआ, तो बात ये आई कि क्या कैसी भी लाइट गिराने पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, या हाई इंटेंसिटी गिराने पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, या मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। तो ये सारी चीजें आने लगी, ठीक है ना। देखो, तो अब इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या हो जाता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेसिकली हो जाती है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ आ रहा है? एनर्जी पर यूनिट एरिया, एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी बेसिकली रिलेटेड है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंस से। कितने फोटॉन्स प्लेट के ऊपर गिराए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड है इंटेंसिटी। बात समझ आई? ठीक है। अगली चीज होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ये रिलेटेड है एनर्जी ऑफ फोटॉन से। एक फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। बात समझ आई कि नहीं? तो बेसिकली अगर आप इंटेंसिटी बदलते हो, उसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी बदलने का मतलब यह है कि फोटॉन की एनर्जी तो सेम रहेगी, बस फोटॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो गिर रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। जबकि फ्रीक्वेंसी बदलने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बदलने का मतलब है कि भाई जो फोटोन आ रहे थे उनकी संख्या तो सेम रहेगी, उनका नंबर सेम रहेगा, पर उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। हर एक फोटोन जो आके गिर रहा है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आई बात?
ठीक है, अब ऑब्जर्वेशंस देख लो जरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या थी। उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की, जैसे ये आपका मेटालिक प्लेट है, ठीक है, और उन्होंने विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की रेडिएशंस को इसके ऊपर गिरा के देखा, और उन्होंने नोटिस किया कि भाई एक मैक्सिमम वेवलेंथ है, एक मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस पर की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है। उससे ज्यादा वेवलेंथ पर अगर मैं लाइट गिराऊं तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि मान लो कि मैं कह दूं कि 6000 एंगस्ट्रॉम वो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके आई, तो अगर आप 6000 से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट गिराते हो, अगर आप 7000 एंगस्ट्रॉम की लाइट गिराते हो, और चाहे आप कितनी भी इंटेंसिटी में गिरा लो, भले आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, देखा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है। बात समझ आ रही है? कितने लोग समझ पा रहे हैं? देखा गया कि एक मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसके लिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है किसी भी एक पर्टिकुलर मेटल पर। तो पहली ऑब्जर्वेशन हो गई, फॉर अ गिवन मेटल, फॉर अ गिवन मेटल a maximum wavelength, a maximum wavelength is defined for which photoelectric effect takes place. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस का मतलब करंट प्रोड्यूस होता है सर्किट में, टेक्स प्लेस। समझ आई बात? और इस मैक्सिमम वेवलेंथ को नाम दिया गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसे बोला गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट अगर आपने गिराई तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप नहीं करवा सकते, चाहे आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो, चाहे आप कितने भी फोटॉन्स गिरा लो, कितनी भी संख्या बढ़ा लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना? और दूसरी ऑब्जर्वेशन थी, देयर इज नो टाइम डिले, देयर इज नो टाइम डिले आफ्टर इंसिडेंस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस। क्या मतलब है इसका? उन्होंने कहा कि जैसे ही लाइट मैंने गिराई, जिस इंस्टेंट पर मैंने लाइट गिराई, उसी इंस्टेंट पर इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर आ जाते हैं, कोई टाइम नहीं लगता है। बात समझ आ रही है? कोई टाइम नहीं लगता, जैसे ही आपने लाइट गिराई वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। ये दो ऑब्जर्वेशंस थी, और इनके बेसिस पर आइंस्टीन ने बोला कि भाई लाइट का वेव नेचर इस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये दो रीजन हैं, ठीक है ना, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर। क्यों? क्यों नहीं हो सकता वेव नेचर से? क्योंकि सोच के देखो, अगर आप लाइट को वेव मानते हो, इसका मतलब कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है कि नहीं? समझ आया? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो अब लोगों ने ये थ्योरी दे दी कि हर मेटल के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए आने वाले फोटॉन्स को, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं, है कि नहीं? और आपको पता भी है कि भाई अगर n बराबर इंफिनिटी से आगे लेके जाना है, तो एटलीस्ट जो ग्राउंड स्टेट की टोटल एनर्जी है उतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए। वही तो आगे की कहानी चल रही है ना। अब हमारा इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर निकलने वाला है, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो लोगों ने कहा कि अगर मैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा का लैम्डा ले लूं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी कम है एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, पर अगर लाइट वेव है तो कंटिन्यूसली एनर्जी दे रही होगी, तो कुछ समय बाद तो सफिशियंट एनर्जी मिल जानी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, और उससे बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन ये देखा गया कि अगर आप एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम लेते हो, या आप वेवलेंथ आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा लेते हो, तो आप चाहे कुछ कर लो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब ये था कि भाई कंटिन्यूअस फ्लो की बात नहीं है, एक पर्टिकुलर एनर्जी ही उसे चाहिए, एक साथ चाहिए उतनी एनर्जी। वो तभी हो सकती थी जब सारी रिक्वायर्ड एनर्जी एक साथ उसके ऊपर आके गिरे,
और वो तभी पॉसिबल था जब सारी एनर्जी एक बंडल के फॉर्म में हो और एक साथ उसके ऊपर आके गिर जाए। दूसरी चीज थी टाइम डिले। टाइम डिले से मतलब ये था कि भाई मिनिमम एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को, जैसे हाइड्रोजन में चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लाइट अगर वेव है तो वेव तो धीरे धीरे आएगी, धीरे मतलब कहने के लिए धीरे, तो उसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने में कुछ ना कुछ टाइम डिले तो होना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। एक्सपेरिमेंटली देखा जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ रहा है। तो ये चीज सीधी सीधी समझाई गई कि ये आपका अगर इलेक्ट्रॉन है तो सीधे एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी का, ऐसा समझ लो वाटर बलून है आपके पास, पानी भरा हुआ गुब्बारा है, उसको फेंक के इलेक्ट्रॉन को मारा है जिससे बलून फूटा है। इंस्टेंटेनियसली सारी की सारी एनर्जी उसे मिल गई है और वो तुरंत एटम के बाहर निकल गया है। एज कंपेयर टू आप धीरे धीरे किसी तरीके से उस पर पानी पहुंचाते, बेसिकली क्या हो रहा है, फोटॉन्स पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। बेसिकली लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है और सारी एनर्जी एक साथ प्रोवाइड कर रही है। तो बात समझ आई कि क्यों ये थ्योरी पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करती है और वेव नेचर को सपोर्ट नहीं करती। कोई आपसे पूछे कि बताओ क्या कारण है कि ये थ्योरी वेव नेचर को सपोर्ट नहीं करती, तो आप सीधा सीधा कह दोगे दो रीजन जो हैं, पहली है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और दूसरी है टाइम डिले। टाइम डिले की समस्या जो होनी चाहिए थी वेव थ्योरी के हिसाब से, पर है नहीं। समझ आया? अच्छा, मैक्सिमम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मिनिमम एनर्जी होगी, क्योंकि हमें पता है एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है कि नहीं? तो उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोला जाएगा? तो टर्मिनोलॉजी देख लो, टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की देख लेते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो ये तो क्या हो गया, मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस। ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। बात समझ आई? और इसे हम क्या कह देते हैं, लैम्डा थ्रेशोल्ड। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर, लैम्डा मस्ट बी लेस देन लैम्डा थ्रेशोल्ड, इससे कम ही होना चाहिए। दूसरी बोली जाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू टी एच, म्यू थ्रेशोल्ड। तो ये क्या होगी? ये होगी भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात समझ आई? जिसे हम कह रहे हैं म्यू टी एच, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू थ्रेशोल्ड, हमेशा। इक्वल पे भी हो जाएगा, दोनों में इक्वल लगा लेना। मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू थ्रेशोल्ड। रिलेशन दोनों में अगर मैं चाहूं तो v बराबर एफ लैम्डा से मैं कह सकता हूं म्यू थ्रेशोल्ड इज बेसिकली c बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। प्लीज नोट करते जाओ फॉर्मूले। समझ आया? अच्छा, तीसरी चीज कहलाई वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जिसे डिनोट किया गया फाइ से। तो ये है मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन so that ejection of photoelectrons can take place। अब ऐसा सोच के देखो कि हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम देके तो निकाल ही नहीं सकते ना आप, संभव ही नहीं है। अगर आपने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी दी तो किसी ना किसी ऑर्बिट में पहुंचेगा या फिर ग्राउंड में ही रहेगा, वो बाहर तो आ ही नहीं पाएगा। तो हर मटेरियल की एक मिनिमम एनर्जी होगी जिसे आप कहते हो वर्क फंक्शन। ठीक है ना? तो वर्क फंक्शन ये बेसिकली कहलाया h
इंटू न्यू थ्रेशोल्ड, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, और इसे बोला गया एच सी बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो किसी भी मटेरियल के लिए इस तरह से हम डिफाइन करते हैं क्या, वर्क फंक्शन। कॉपी कर लो सभी लोग। जो कि है आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इन्होंने एक इक्वेशन दे दी ताकि हम जैसे लोग सवालों को सॉल्व कर सकें, और वो थी कि मान लो आपके पास एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन भगवान ने आपको दे दिया है और उसकी वैल्यू है फाई, और आने वाले फोटॉन्स हैं जो आप इसके ऊपर गिरा रहे हो बड़ी श्रद्धा से, जिनकी एनर्जी है एच न्यू, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन जोश में आकर एटम से बाहर निकल गए और मूव कर रहे हैं। इन एटम की कुछ काइनेटिक एनर्जी मेजर की जाती है के ई। तो उन्होंने कहा कि एनर्जी कंजर्व होगी, जो कि बेचारे न्यूटन काफी पहले ही कह गए। वो ये है कि भाई आने वाले फोटोन की एनर्जी एक तो खर्च हो जाएगी वर्क फंक्शन को पे करने में ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, प्लस बची कुची इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जीवन में आगे बढ़ जाएगा, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी जो किसी इलेक्ट्रॉन के पास हो सकती है। यानी मैं कह सकता हूं एच न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, या एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट जहां पे क्या हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये है वो इक्वेशन जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जहां पे एच न्यू क्या है, ये है एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन या इंसिडेंट फोटोन। फाई तो आपको पता ही है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले हैं। अरे समझ आया, बस ये थी इनकी इक्वेशन, है कि नहीं। अब यहां कोई पूछ सकता है ये मैक्सिमम काहे जोड़ दिया, ये तो सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो नहीं, बात यह है कि द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव काइनेटिक एनर्जी बिटवीन 0 एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो अब कोई बोलेगा ऐसा क्यों, फोटोन तो उतनी एनर्जी लेके आया और वर्क फंक्शन तो उतना ही पे करना पड़ा, तो एनर्जी गई कहां। तो हम लिख देते हैं एनर्जी माइट बी लॉस्ट, एनर्जी माइट गेट लॉस्ट इन इंटर एटॉमिक कोलिजन्स। समझो क्या हुआ, ये ऐसा नहीं लग रहा वर्क फंक्शन ऐसा है जो आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हो तो आपको टोल पे करना पड़ता है। मैं हमेशा ऐसे ही याद रखता था जब मैं पढ़ रहा था, मैं मानता था कि ये टोल की तरह है जो पे करना ही है, और फोटोन उसको आके कुछ रुपए दे देता है, ठीक है, बचे हुए रुपए लेके वो आगे बढ़ सकता है। तो ये एनालॉजी थोड़ी काम आ जाती है, तो इस तरह से समझ सकते हो। तो मान लो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो ऐसे एक एटम के अंदर था, ठीक है ना। अब उसको पता है कि ये बैरियर है, इसको क्रॉस करते ही मैं मेटल के बाहर निकल जाऊंगा, तो बड़े उत्साह के साथ ये बाहर निकलता है। उसको पता है कि यहाँ उसे मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, अगर बाहर निकलना है तो उसे एच न्यू नॉट मिनिमम एनर्जी चाहिए, तभी वो यहाँ से निकल पाएगा। लेकिन बेचारा जैसे ही निकला पता लगा वो अगले एटम से टकरा गया, फिर इधर उधर टकराया और आगे बढ़ा जीवन में, फिर टकरा गया। तो ये हो सकता है कि गेट तक पहुंचते पहुंचते उसके पास एनर्जी ही ना बचे और वो बेचारा वापस जाके अपने एटम में बैठ जाता है। समझ आई बात।
तो ड्यू टू इंटर एटॉमिक कोलिजन्स, निकलने के चक्कर में अगर वो मेटल में काफी नीचे धंसा हुआ है तो ऊपर तक आने में उसकी ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त भी हो सकती है। लेकिन जो लोग टॉप टीयर में होते हैं, एकदम सबसे ऊपर बैठे होते हैं, उनको जैसे ही एनर्जी मिलती है वो वर्क फंक्शन पे करते हैं और तुरंत बची हुई सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेकर बाहर चले जाते हैं। अरे बात समझ आई कि नहीं? तो जो सरफेस वाले एटम से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन जो नीचे घुसा हुआ इलेक्ट्रॉन है हो सकता है कि वो एटम से बाहर आ पाया हो विद ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी, या ये भी हो सकता है कि वो एटम से बेसिकली मेटल की सरफेस से बाहर ही ना आ पाया हो और उसने अंदर ही अपनी सारी एनर्जी लूज कर दी हो। बात समझ आती है? तो अगर आपसे कोई बोले कि हमारे पास एक मेटल है और हमने उसके ऊपर 100 फोटॉन्स गिराए थे और वो 100 फोटॉन्स 100 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जाके गिरे हैं, तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? क्या आप गैस कर सकते हो? क्या 100 बाहर आएंगे? अरे बोलिए। तो बात ये होती है कि जब आप लगभग 10 लाख फोटॉन्स या लगभग 1 लाख हाँ 10 लाख मुझे जहां तक याद है, लास्ट थ्योरी का पार्ट है इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ, पर ऐसा कुछ मैंने एक क्वेश्चन में देखा था जेई के, लगभग 10 लाख फोटॉन्स जब आके बेचारे मेटल पे गिरते हैं तो एक किस्मत वाला इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मेटल की सरफेस को बाहर कर पाता है। अरे समझ आई क्या बात? तो जेई से भी मुश्किल है बाहर निकल पाना। ठीक है, तो याद रखना भाई कि काइनेटिक एनर्जी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जीरो से लेके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकती है। एन इलेक्ट्रॉन absorbing energy greater than work function can also stay inside the metal, losing all its energy, losing all its energy due to collision। तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि वर्क फंक्शन से काफी ज्यादा एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर ही ना आए। तो श्योरिटी नहीं होती। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कोई कष्ट? बोलो फटाफट। वर्क फंक्शन में अगर जानना चाहो तो फाइव मिनिमम वो सीजियम का होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही टाइम पास जानना है तो ठीक है ना। वैसे तो दिया रहेगा क्वेश्चन में हमेशा। अरे बोलो भाई, क्लियर है? सवाल करें। ओके, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिथियम इज, और आपको इसका वर्क फंक्शन बता दिया गया है, वो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ट्राई करो भाई। इससे ज़्यादा समय की इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल। वर्क फंक्शन जो होता है वो होता है एच सी बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो लैम्डा थ्रेशोल्ड जो होगा वो होगा एच सी बाय फाइव। एच सी की वैल्यू हमें पता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन फाइव की वैल्यू हमें 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी ही गई है। इसे काटने से आपको सीधे सीधे मिल जाएगा 4960 एंगस्ट्रॉम या 496 नैनोमीटर। कोई समस्या? अरे बहुत ही आसान।
क्लियर है? ओके, अगला सवाल, कोई डाउट आया है यहाँ पर? ओके, सो सवाल कर लेते हैं। सवाल है, हाउ मैनी photons are emitted per second by a 5 milliwatt laser source operating at 620 नैनोमीटर। ट्राई करो। चलो देखो, तो टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड जो है वो आपको दी गई है 5 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है ना, एनर्जी पर सेकेंड अगर मैं बोलूं जो कि पावर है, तो इतनी एनर्जी पर सेकेंड निकल रही है। हम निकाल लेते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन तो वो मिलेगी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाय 620 नैनोमीटर, है कि नहीं, जो कि आ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएगा सिंपली 5 इंटू 10⁻³ टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। विश्वास करके मैं लिखना चाहता हूँ, ये आएगा 1.5 इंटू 10⁻16। समझ आया या कोई डाउट किसी को? बताइए। ठीक है, चलो। तो एक साधारण सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा देता हूँ। फाइंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन ejected when 350 nanometer is incident on cesium surface। और फाइ तो इसका मैंने बताया ही था, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए। तो देखो, बड़ा ही आसान सा है। तो आपको पता है कि आने वाले फोटोन की एनर्जी ये होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आने वाले फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1240 अपॉन 350 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारे पास 124/35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 5 हमें दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। कोई कष्ट, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल। तो वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज गिवन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बताना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और बी पार्ट आपको बताना है वेवलेंथ फॉर विच काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं, प्योरली फॉर्मूला यूज करना था, यहाँ मैंने यूज किया ई, ये होना चाहिए वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस तरह से दो लार्ज प्लेट है हमारे पास, ठीक है, जिनको एक अमीटर के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है। प्लेट की सेपरेशन हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। ओके, फोटॉन्स आगे प्लेट पे गिराए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सर्किट कंप्लीट हो सकता है। लेकिन किसी ने क्या किया, इस रीजन में लाके मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है बिटवीन द प्लेट्स। ओके, वर्क फंक्शन आपको दिया गया है, फाई की वैल्यू है 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटल का, और इंसिडेंट लाइट का लैम्डा आपको बता दिया गया है कि इंसिडेंट के लाइट का लैम्डा है हमारे पास 400 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर। तो आपको बतानी है मिनिमम वैल्यू ऑफ बी, मिनिमम वैल्यू ऑफ बी such that so that emitter reads zero current, emitter reads zero current। यानी समझने की कोशिश करो, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कभी सामने वाले में नहीं पहुंच पाएगा, सामने वाली प्लेट पे, तो वो कुछ ऐसा पाथ हो जाना चाहिए, सर्कुलर पाथ होगा ना। ट्राई करो, चलो देखो। तो पहले तो मैं निकाल लेता हूँ कि आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी क्या है। तो पहले E1, ये हो जाएगा आपका 1240 बाय 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुछ फोटॉन्स तो आ रहे हैं इतनी एनर्जी लेके, और कुछ फोटॉन्स आ रहे हैं 1240 बाय 600, यानी 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर। तो भाई ये वाले फोटॉन्स तो फालतू हैं, क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी तो वर्क फंक्शन से ही कम है। अगर इनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इसके लिए होगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ किन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? सिर्फ इनके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है ना, तो मैं निकाल लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। E1 ये होना चाहिए 5 प्लस के ई मैक्स। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो आ जाएगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी कि 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब ये सवाल मैग्नेटिज्म का बन गया है। दो प्लेट इस तरह से हैं, इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेके निकले पर वो जस्ट इस तरह से घूम के वापस आ जाए। इसका मतलब उसकी रेडियस सर्कुलर पाथ में जो होती है mv/bq, वो हो जानी चाहिए प्लेट्स के बीच के सेपरेशन के इक्वल, जो है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। अरे बात समझ आई? तो b की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है ना, b की वैल्यू हमसे पूछी गई है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी mv/0.1 e, क्योंकि चार्ज जो है वो 0.1 e है। ठीक है ना, ये बेसिकली मोमेंटम लिखा है। तो मोमेंटम चाहिए हमें, हमें एनर्जी पता है, तो एनर्जी जो होती है वो होती है p²/2m। तो मोमेंटम आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का √2me, यानी यहाँ मिलेगा √2me/0.1 e। अरे समझ आया? तो b को मैं लिख सकता हूँ क्या, वो हो जाएगा √2 to 9.1 इंटू 10⁻31। ये हो गया m, e से e कट जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 0.1। अरे बात समझ आई क्या? बोलो। ये लगभग आपको मिलता है
2.84 to 10 की पावर -5 टेस्ला। कोई डाउट किसी को? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो रही है तो वो तो चलो प्रैक्टिस से सही हो जाएगी। अरे क्लियर हुआ? बोलो भाई। ठीक है, तो मेनली एक छोटी सी इक्वेशन है जिसे हम कई बार क्या करेंगे, यूज करेंगे, आगे भी करेंगे। तो अभी थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, 2-3 टर्म्स और हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अगली चीज कहलाई जाती है सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट का मीनिंग क्या हो जाता है, क्या कहलाएगा सैचुरेशन करंट? तो ऐसा सोच के देखो कि आपके पास यही सेटअप है, ठीक है ना, आपके पास ये सेटअप है, आपने कुछ वोल्टेज लगाया हुआ है और कुछ यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। तो जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं तो कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनके पास ऑलमोस्ट क्या होती है, जीरो काइनेटिक एनर्जी होती है जब वो बाहर निकलते हैं, तो है कि नहीं? अच्छा, आपने कुछ वोल्टेज लगा रखा है, तो क्या हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले पे पहुंच पाएगा? नहीं, हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले टर्मिनल पे नहीं पहुंच पाता। क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले टर्मिनल पे नहीं पहुंच पा रहा, तो हम ये कह सकते हैं जो मैक्सिमम करंट हो सकता था वो मैक्सिमम करंट इस समय पे नहीं है। बात समझ आई? तो जो सैचुरेशन करंट टर्म यूज किया गया है वो इसलिए किया गया है, इफ ऑल द ejected photoelectrons, if all the ejected photoelectrons reach anode, current in circuit is maximum. Current in circuit is maximum, and this current is called saturation current. और अगर आपको सैचुरेशन करंट चाहिए तो आप क्या करते हो, एक्सटर्नल बैटरी इज यूज्ड। जैसा कि आप देख रहे हो, एक्सटर्नल बैटरी इज यूज्ड। अब क्या होगा कि जो जीरो एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगी और इन्हें अपने ऑपोजिट वाले टर्मिनल पे पहुंचा ही देगी। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर निकला था, वो हर एक इलेक्ट्रॉन करंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू रीच हो चुकी है, करंट सैचुरेट हो चुका है सर्किट में, अब इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ पाएगा। क्लियर है क्या सैचुरेशन करंट का मतलब? क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बैटरी नहीं लगाता तब क्या कोई करंट होता सर्किट में? मैं जानना चाहता हूं। ये मैंने वोल्टेज लगाया है, ये मैं सर्किट में करंट मेजर कर रहा हूं। अगर मैं बैटरी ना लगाऊं, क्या तब सर्किट में कोई करंट होगा? अरे बोलो भाई। होगा? हाँ। क्यों होगा? क्योंकि जो तेज निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो पहुंच ही रहे होंगे ना, सिर्फ बेचारे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं जिनकी जीरो काइनेटिक एनर्जी है। अरे मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो बैटरी लगा के आपने उन असहारा इलेक्ट्रॉन्स की मदद कर दी, जिससे कि सैचुरेशन करंट रीच हो गया है। ठीक है ना? तो बेसिकली आप जीरो पोटेंशियल भी लगाओगे तब भी कुछ ना कुछ करंट तो रहेगा ही, पर उस समय जो करंट होगा उसकी वैल्यू कम रहेगी। आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट की वैल्यू बढ़ेगी और एक समय पे मैक्सिमम हो जाएगी। कब मैक्सिमम हो गई? तब मैक्सिमम हो गई जब सारे के सारे निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट साइड पर पहुंच गए। अच्छा, मैं वोल्टेज बढ़ाऊं तो क्या होगा उसके बाद भी? उसके बाद भी मैं वोल्टेज बढ़ाऊं तो कुछ नहीं होगा। आफ्टर रीचिंग सैचुरेशन, increasing voltage, increasing voltage does not increase current। अरे कैसे इंक्रीज करेगा? डज नॉट इंक्रीज करंट। अरे 100 इलेक्ट्रॉन निकले थे,
पहले कुछ नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं थी। जब आपने जीरो पोटेंशियल लगाया, फिर आपने थोड़ा पोटेंशियल लगाया, तो बेचारे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे और पहुंचने लगे। धीरे धीरे करंट बढ़ा, और जब सारे लोग पहुंचने लगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने लगे, तो करंट अपनी सैचुरेशन वैल्यू पे पहुंच गया। अब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे सामने वाली प्लेट पर, तो करंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई डाउट किसी को? अरे बोलो भाई। हम्म, याद रखना, even at zero potential there is current in circuit, there is current in circuit, और इसका लॉजिक सबको पता होना चाहिए, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाने से एक दूसरे प्लेट पर रीच करने का टाइम कम लगेगा ना? अरे डाउट आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो सैचुरेशन करंट मेरे हिसाब से सबको क्लियर हुआ। अगली टर्म है जिसे कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हो क्या रहा है कि भाई जब मैंने कोई वोल्टेज नहीं भी लगाया तब भी करंट है सर्किट में, तो अरे है कि नहीं है? जब आपने कोई वोल्टेज नहीं भी लगाया तब भी करंट है सर्किट में, तो क्योंकि जो सबसे जोशीला इलेक्ट्रॉन निकला है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेकर, वो तो ऑब्वियसली दूसरी प्लेट पे पहुंच ही रहा है। अब अगर मैं चाहता हूं कि सर्किट में करंट जीरो हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे बता सकता है कोई? कोई बता सकता है? बात यह है कि लाइट गिरने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, कुछ के पास एनर्जी ज्यादा थी। जिनके पास एनर्जी ज्यादा थी उन्हें लगाए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की उन्हें जरूरत ही नहीं चाहिए पोटेंशियल की, तो ये सबसे जोशीला इलेक्ट्रॉन कौन है? जिस पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ये तो मानेगा नहीं, ये तो पहुंचेगा ही। तो आप क्या कर देते हो, आप लगा देते हो उल्टी बैटरी। जैसे ही मैं उल्टी बैटरी लगाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी हो जाती है और इन पर उल्टा फोर्स लगाने लगती है। तो द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल at which current in circuit current in circuit becomes zero is called stopping potential। सबसे तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन को ही अगर आप रोक दो तो करंट जीरो हो ही जाएगा, और उसे भी ऐसे वैसे नहीं रोकना है। मिनिमम पोटेंशियल मैंने लगाया ताकि इलेक्ट्रॉन जाए 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 और यहां जाके रुक जाए। समझ आ रही है बात? ऑलमोस्ट पहुंचने पर उसकी स्पीड क्या हो जाए, जीरो। ये करना चाह रहे हैं हम। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगी वो है इलेक्ट्रॉन के पास। अब आपने इलेक्ट्रॉन को डी एक्सेलरेट कराया है बाय पोटेंशियल वी, डी एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल वी, या वी एस बोल देता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव लगा के। तो मैं क्या कह सकता हूं, ई इंटू वी एस, ये हो जाना चाहिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो Vs की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बाय ई। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप 10 वोल्ट का नेगेटिव पोटेंशियल अगर लगाते हो तो भाई वो इलेक्ट्रॉन भी क्या कर जाएगा, रुक जाएगा, और सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसे यहां शो किया जाता है और माइनस Vs, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये पूरा ग्राफ बनता है किसका, करंट वर्सेस वोल्टेज का, किसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। जीरो पोटेंशियल पे भी कुछ करंट रहेगा, आप पोटेंशियल पॉजिटिव में बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करंट बढ़ेगा और अपनी सैचुरेशन वैल्यू को रीच कर लेगा। आप पोटेंशियल जीरो से घटाएंगे, धीरे धीरे करंट घटेगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जाके करंट क्या हो जाएगा, जीरो। अरे कोई दिक्कत? बोलो भाई।
हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ाता हूं, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? मोर फोटॉन्स, सेम एनर्जी के मोर फोटॉन्स। मोर फोटॉन्स यानी कि मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मोर करंट। तो सैचुरेशन करंट ऑल्सो इंक्रीजेज। अरे समझ आया कि नहीं? और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, अरे बोलो भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी ऑफ फोटॉन सेम रहती है, उस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज सेम। तो फोटॉन्स की एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी सेम है। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम है। अरे समझ आया कि नहीं? बोलो भाई। आ जाना चाहिए, उम्मीद करता हूं मैं। नहीं आया तो पूछो, शर्माओ मत। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहेगा, बाकी अगर आप क्या बोलते हैं उसको, आई सैचुरेशन की वैल्यू जो होगी वो क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। ठीक है ना? तो आई सैचुरेशन तीनों ही केसेस में बढ़ जाएगा। तो ये अगर मैं बोलूं इंटेंसिटी 1 पे है, इंटेंसिटी 2 पे है, इंटेंसिटी 3 पे है, तो क्या कह सकते हैं हम? इंटेंसिटी 3 सबसे बड़ी होगी, इंटेंसिटी 2, फिर इंटेंसिटी 1। अरे बात समझ आई? बात समझ आई कि नहीं? तो इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल तो क्या रहा? सेम रहा, पर सैचुरेशन करंट क्या होता गया? बढ़ता गया। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, if frequency of electrons, if frequency of photons increases, क्या होगा? आने वाले फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़े, क्या मतलब है? इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स तो सेम है, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो सेम है, पर एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इंक्रीज हो गई है। तो अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी बढ़ गई है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। पर सैचुरेशन करंट क्या रहेगा भाई? सैचुरेशन करंट रिमेन्स सेम। परम काफी गलत बोला है तुमने। ठीक है ना? जबकि मैं क्या बोलूंगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। कॉमन सेंस है, अगर पूरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो एकदम हलवा लगेगा। इंक्रीजेस, अरे है कि नहीं? तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इसका, वोल्टेज वर्सेस करंट, तो सैचुरेशन करंट तो क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। ठीक है ना? उससे पहले ग्राफ काफी स्प्लिट होगा। ठीक है, तो ये बोल देते हैं -Vs1, -Vs2, -Vs3। तो ये हुआ है अगर फ्रीक्वेंसी 1, ये फ्रीक्वेंसी 2, और ये हुआ है फ्रीक्वेंसी 1 पे, तो आप कह सकते हो कि μ3 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ1। अरे बात समझ आई क्या? कोई डाउट किसी को? तो आज यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ तक है कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए। ठीक है?